हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। लाइट कक्षा 12 और 10 दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है एग्जाम के पर्पज से। इसलिए हम बहुत ही कम समय में इस लाइट यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको इसके अंदर आने वाले हर एक चैप्टर, जिसमें आपका परावर्तन होता है, अपवर्तन होगा, वितरण होगा, विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा, और इसमें अंदर हाइगन्स ने जो भी बताया आपका है ना, प्रिज्म है आपका, मतलब सब कुछ आपका प्रकाशिक यंत्र सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस मैराथन को, और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपके 15 से 20 नंबर कम से कम तो पक्के हैं ही एग्जाम के पर्पज से। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइए और आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको नोट्स हमसे चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप से आप ऐड हो जाइए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने क्या किया, एक कांच की प्लेट ले ली, उस कांच की प्लेट के ऊपर पॉलिश कर दी। आपके घर में जो शीशा होता है, आप उसको कभी उसका कवर हटा के देखिएगा तो शीशे के पिछले बैक हिस्से पे पॉलिश मिली होता है, तो ग्रीन पॉलिश होगी या तो ब्लैक पॉलिश होगी। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब कोई प्रकाश की किरण आई, इससे टकराकर अपनी ही दिशा में, मतलब उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल, ये आपका जो तल है वो कैसा है, चिकना व चमकदार, चिकना व चमकदार। बस केवल आप इस डायग्राम को अपने माइंड में बिठा लीजिए, परिभाषा को याद करने की कोशिश बिल्कुल न कीजिएगा। हम हमेशा कहते हैं कि डेफिनेशन को याद नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम से याद किया जाता है, अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूले से याद किया जाता है। हमें डेफिनेशन को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब याद करते हैं तभी हम चीज़ों को भूलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या है उसको देखिए। जो आपका परावर्तन का जो पहला नियम है, परावर्तन का जो आपका पहला नियम है, वो कहता है कि आपका आपतन कोण जो है I, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। यानी पहला नियम आपका कहता है कि आपका आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। जो दूसरा नियम आपका क्या कहता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, टफ नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, ये आपकी क्या आ रही है, आपतित किरण। तो इस आपतित किरण को आराम से लिख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, फिर ये आपका क्या जा रही है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण आती हुई उसके बारे में लिख लिया, परावर्तित किरण जाती हुई उसके बारे में लिख लिया। अब ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को, यहाँ पे जिस बिंदु से परावर्तित हो रही है उसको क्या बोला इन्होंने, आपतन बिंदु। तो लिख लीजिए तथा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु का काम क्या है, आपतन बिंदु पर आपने ये अभिलंब खींचा। ये देखिए, आपतन बिंदु पर आपने क्या खींचा, अभिलंब, यानी 90 डिग्री पर आपने 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर अभिलंब खींचा। तो तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों, यानी ये तीनों एक ही तल में, एक ही तल या बिंदु, एक ही तल में स्थित होते हैं या स्थित होते हैं। कहते सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आप हमको समझाइए। तो क्या हमने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो आपके तीनों हैं वो एक ही तल यानी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो परावर्तन आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, परावर्तन में आपका
नियम हुआ और परावर्तन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आपके गोलीय दर्पण की। अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि गोलीय दर्पण एग्जैक्ट में है क्या, क्या उत्तल होता है, क्या अवतल होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब देखिए किस तरह से हम इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कांच के, जैसे आप गेस कीजिएगा कि कोई एक ऐसे कांच का गोला है, ठीक है, ये कांच का गोला है। तो परिभाषा बनाइएगा, गोलीय दर्पण किसी कांच के, और कैसा गोला है ये, खोखला, ठोस नहीं है, खोखला। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, जैसे कटा हुआ मीन्स अगर हमने यहां से काट दिया, ठीक है, जो इतना हिस्सा आपका बना, इतना जो इतना हिस्सा बना यही तो है, ये हमने इधर से काटा तो जो ये वाला हिस्सा बना वो आपका है। यानी गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या तो अंदर यानी बाहर और तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अगर अवतल दर्पण की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाती है तो क्या लिखोगे आप, वह दर्पण जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। परावर्तक में अगर कोई प्रकाश किरण होगी आपकी यहां से परावर्तित होकर जाएगी, यानी दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। अधिकतर उत्तल दर्पण आ जाए तो वह दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं और उठे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी दबे पर पॉलिश, उठे पर परावर्तक उत्तल, उठे पर पॉलिश, दबे को परावर्तक अवतल। और इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है पहले इसे ही देख लेते हैं। यानी हमारी जो वस्तु जो प्रतिबिंब बनाती है वो होता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की कह दो सर एग्जैक्ट डिफिनीशन बताइए, ऐसे समझ में नहीं आता है कि प्रतिबिंब आपने क्या बता दिया। तो देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली, यानी कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे रखी है, उस वस्तु से चलने वाली या जिसकी ओर चलने वाली जब प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर हमको दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। यानी एक एक हम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आप और जान लीजिए कि देखिए हमने बताया था ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी अगर हम ये गोला पूरा करते हैं तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पूरा गोला बना लेगा। अगर हम ये पूरा गोला कंप्लीट करते हैं तो वही उसी का कटा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस, और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। इसमें आपकी कुछ डिफिनीशंस और पूछ लेता है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए, है ना, इस सी, यानी ये सी क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या। अगर आपसे कहे कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए तो वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सी से लिखते हैं, है ना। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये आपका वक्रता केंद्र है और यहां से लेके यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी वही आपकी होगी आर, यानी रेडियस, ठीक है। यही आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कोई पूछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो गोलीय ये वाला सेंटर, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें एक आता है परिभाषा, ये हम दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं बता रहे हैं। इसमें एक आपका आता है ध्रुव, यानी इसको बोलते हैं पी पॉइंट, ठीक है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये आपका पूरा परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं। एक और डिफिनेशन आती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और
उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। जो जो चीजें हम इसमें कर रहे हैं वही चीजें इसमें भी फॉलो होंगी। उत्तल अवतल में आपका सेम ही रहेगा। ये ध्रुव, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य फोकस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है मुख्य फोकस की। वो डिफिनेशन क्या है ऐसे समझते हैं कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से देखिएगा, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी हमने कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है ना, बिल्कुल पैरेलल है, हम विदाउट पट्टी खींच रहे हैं, तभी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण इससे परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी कोई भी प्रकाश किरण हो, हम कोई दूसरी प्रकाश किरण भेजें तो वो भी आपके दर्पण के मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। यानी किसी दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है। तो सर जाती हुई तो समझ में आया, प्रतीत होती है क्या क्या सीन है। तो इसमें अगर आपने किसी दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ऐसे भेजी तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात इधर कुछ मुड़ जाएंगी। जब आप इसको पीछे की ओर भेजोगे तो ये मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, नहीं आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जैसा आप देख पा रहे हो बाईं ओर, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। अब फोकस दूरी भी देख लेते हैं और दर्पण को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फोकस दूरी आपकी होती है F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है वही आपकी फोकस दूरी F होती है। इसकी परिभाषा क्या हुई, किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से लिखते हैं या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ, यानी लाइट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग आपकी जो आप इसके नोट्स बनाते हैं प्रॉपर, तो लगभग आपके 2 रजिस्टर्स लग जाते हैं। हम उसको आपको 6-7 पन्नों में ही पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम केवल आपकी थ्योरी लेके आए हैं, ना न्यूमेरिकल है ना डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको इसके बीच में मिलेगा, वो आपको दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र मिलेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। जिसको अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसको बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए जाके। और आप बात करते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन, डेफिनेशन भी आता है इसका और डेरिवेशन भी आती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो रेखीय आवर्धन या इसको बोल सकते हैं हम आवर्धन क्षमता, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप डेफिनेशन को याद करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो, आप डेफिनेशन को समझिए। इसका केवल हम जो यहाँ पे चीजें लिख रहे हैं उस केवल उसको याद कर लीजिए। m बराबर I/O बराबर -v/u, m बराबर I/O -v/u, यानी ये आप बस इसको पढ़ लीजिए, आपका जो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन है कभी भी गलत नहीं होंगी। देखिए ये सब आपके बुक में दिया है, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें एक टीचर की ज़रूरत क्यों होती है, हमें एक शिक्षक की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो हमको इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल्स दे के समझा सकता है। अदरवाइज ये सब आपकी बुक में लिखा है। यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर जो m है आपका रेखीय आवर्धन, m क्या है, रेखीय आवर्धन। और इसलिए भी शिक्षक जरूरी होता है क्योंकि जो आप केवल पढ़ते हैं तो आपकी केवल आंखें ही वर्क कर रही होती हैं, कान का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है तो आपके कान, आंख और दिमाग सब कुछ एक्टिव रहता है, जिससे आपको और भी चीजें समझ में आती हैं। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो आपका प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई से कम है, वस्तु की लंबाई से ज्यादा है। और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। तुमने कहा सर अभी तो हम आई और ओ में कंफ्यूज ही रहते हैं कि आई ओ क्या है, आई क्या है। तो देखो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर वस्तु, आई फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ओके, तो देखिए इसकी परिभाषा बनाते हैं। किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं।
फिर से देखिए, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं और m बराबर प्लस तब होता है जब हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो। m हमारा प्लस होता है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो। आभासी का ही मतलब होता है सीधा, ठीक है। और m हमारा माइनस तब होता है जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो और उल्टा हो। हमारा यही मकसद रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बता सकते हैं। अब बात करते हैं सेगमी फोकस की, जो सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस में से एक है आपके 1 या 2 नंबर के लिए, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, किस तरह से वो भी आपको बताते हैं। सेगमी फोकस, इसको समझने के लिए आप पहले एक चीज समझिए कि अगर कोई भी वस्तु कुछ भी आपके सामने है, जैसे यानी आपकी एक जगह कहीं जा रहे हो दूसरी जगह और उसी दूसरी जगह से आ जाओ पहली जगह। अभी नहीं समझे अच्छे से, अब देखिए, किसी दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु, यानी इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर सपोज 2 बिंदु, एक कोई बिंदु यहां पर है इसकी मुख्य अक्ष पर और एक कोई बिंदु यहां पर है। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु, ठीक है, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, ठीक है, और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त होता है, सेगमी फोकस कहलाता है। कहते सर अभी तो नहीं समझ में आया। देखिए, ये जो ब्लू है ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब है, ये पिंक आपका ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। किसी दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, तो उन बिंदुओं को एक दूसरे का सेगमी फोकस कहते हैं। और ये सेगमी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि सेगमी फोकस किस दर्पण में संभव है, आप तुरंत टिक कर देंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और देखिए ये दो बिंदु कौन कौन से हैं, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। अब ये दो बिंदु कौन कौन से हैं, हमने आपको किरण आरेख 1 to all एक चीज जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, किरण आरेख की वीडियो देखिए कि कहां पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब उसका कहां पर बनता है। तो ये केवल 2 बिंदु होते हैं, वो एक होता है आपका अनंत और दूसरा बिंदु आपका है फोकस। यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बस यही इतना है सेगमी फोकस, ठीक है। एक और हेडिंग अभी आई मेरे माइंड में एकदम से, उसको आप देख लीजिए, वो है आपकी पार्श्व उत्क्रमण। शायद आप लोगों में से बहुतों ने सुनी भी नहीं होगी। पार्श्व उत्क्रमण क्या है, अगर आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हो तो आपका दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखता है, बस यही है पार्श्व उत्क्रमण। यानी जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो हमारा दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखता है, यही इस क्रिया को ही पार्श्व उत्क्रमण की क्रिया कहते हैं। अब आते हैं आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की जो हमने देखी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही रहती है कि सर प्रकाश किरण अपवर्तित होती है, ये तुम्हें पता है, लेकिन ये कब अभिलंब की ओर झुकती है और कब ये अभिलंब से दूर की ओर जाती है, हमें ये नहीं पता चलता है। बस ये बता दीजिए किस तरह से कि हमें बस इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर एकदम से हमसे कोई पूछ दे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, सर इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिएगा कि हमारा माइंड नॉर्मल चीजों को जो जिनके एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं उसको ज्यादा कवर करता है। तो देखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, कांच, सिंपल दर्पण कोई भी, इस पे हमने पॉलिश नहीं की, अगर हम पॉलिश कर देते तो परावर्तन हो जाता। ध्यान से देखिए, ये आपकी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, इसमें पास आई, इसमें दूर गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब देखिए 2 माध्यम होते हैं, एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल होता है जिसके जो कण होते हैं वो हल्के दूर दूर हों। सघन वो होता है जिसके कण हल्के हल्के पास पास हों।
ठीक है, ओके। तो देखिए विरल, विरल को कह दो आप गरीब, सघन, सघन को आप कह दो अमीर, ठीक है। अब देखिए पहले प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, विरल से सघन या सघन से विरल, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी ये सीधे जानी थी, ये सीधी जानी थी, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, या तो कम या तो ज्यादा, जिससे इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने माध्यम से कुछ, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जल में पड़ी हुई सीधी छड़ का तिरछा दिखना, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की ही क्रिया है कि जल में आप पानी से भरी गिलास में आप पेंसिल डालते हैं, आपको तिरछा प्रतीत होगी। अब देखिए कि किस में पास आते, किस में दूर। आपने विरल को कह दिया गरीब और सघन को कह दिया अमीर। जब कोई गरीब आदमी अमीर के यहाँ जाता है इन्विटेशन में, जब वो इनवाइट करता है, तो इसको आप समझिए खाने की प्लेट, खाने की मेज। तो क्या करता है कि गरीब आदमी अमीर आदमी के यहाँ जब जाता है तो वो खाने की प्लेट की ओर झुकता है, ज्यादा से ज्यादा दिन कोशिश करेगा, व्यवहार बनाने की कोशिश करेगा। 2 दिन का निमंत्रण है तो 6 दिन पहले जाएगा, ठीक है। हर बात में व्यवहार बनाने की कोशिश करेगा कि हमारा भी काम कहीं चले। तो वही अपोजिट आ जाए कि जब गरीब आदमी अमीर के यहाँ जाता है, ठीक है, तो उसको खाने से मतलब नहीं, व्यवहार से मतलब नहीं, बस वो गही गाड़ी पे बैठा है, बस कभी कभी ड्राइवर ही आ जाता है, लिफाफा पकड़ा के व्यवहार करके चला जाता है, यानी वो अविलंब से दूर जाने की कोशिश करता है, बस फॉर्मेलिटी करता रहता है, ठीक है। गरीब अमीर के यहाँ जाएगा यानी विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, विलंब की ओर झुकेगी, और अमीर गरीब के यहाँ जाएगा यानी सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी। तो सर बस आप समझ में आ गया। अब परावर्तन के नियम देखा था, ऐसे ही आपके अपवर्तन के नियम भी होते हैं जिनको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। जो परावर्तन का पहला नियम है, जो परावर्तन का दूसरा नियम है, वही अपवर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम यहाँ पे लिख देते हैं, परावर्तन का द्वितीय नियम, है ना। बस समझते आप यहीं पर हैं, लगभग सेम। क्या है वो? पहला नियम देखते हैं, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पे परावर्तित है, यहाँ पर अपवर्तित है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जो द्वितीय नियम है अपवर्तन का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम क्या कहता है हमारा? द्वितीय नियम, इस द्वितीय नियम को आप स्नेल का नियम भी कहते हैं। इससे न जाने आपके कितने न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। स्नेल का नियम बोल दो या इसको बोल दो द्वितीय नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम। देखिए परावर्तन और अपवर्तन में कंफ्यूज ना होइए। स्नेल का नियम, द्वितीय नियम, प्रकाश के अपवर्तन का। अब ये क्या है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बताएं वही पढ़ लीजिए। 1n2 बराबर साइन आई, 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। कि तो सर ये क्या है? चलिए बनाते हैं। क्या कहता है ये नियम? साइन को हिंदी में आपको पता क्या बोलते हैं? ज्या, ठीक है। कॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोज्या, ठीक है। तो साइन यानी ज्या, यानी आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। फिर से देखिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n कहते हैं। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। पहले समझते हैं उत्क्रमणीयता मतलब किस बेस पर इसको बोला गया। यानी अगर आपकी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर चले,
कोई भी माध्यम हो, और वो 2-4 माध्यमों से होकर जाए। जैसे हमारी प्रकाश किरण वायु से चली, वायु से वो जल में गई, जल से वो कांच में गई, और फिर वापस फिर वायु में आए। यानी अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलना शुरू करे और वो फिर अन्य माध्यमों में होते हुए वापस उसी माध्यम से, यानी ये हमारी प्रकाश किरण वायु में चली, यानी हमारी प्रकाश किरण ये वायु से चली, फिर ये जल में गई, फिर ये कांच में गई, और कांच से फिर ये वापस किस में आ गई? वायु में। तो इसकी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहना क्या चाहता है? अगर एग्जाम में आएगा तो आप किस तरह से लिखोगे? इस तरह से आप इसका पहला चित्र बना लीजिएगा। फिर इसमें लिखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होती हुई, वायु, जल, कांच, वायु, विभिन्न माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से होते वायु से, जल से स्टार्ट करे तो जल में ही जाए, कांच से स्टार्ट करे तो कांच में ही जाए, वापस उसी माध्यमों में प्रवेश करती है, तो उसके सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। यानी अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं? n। ठीक है, वायु से जल में जा रही है, यानी एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, ANW। देन आपकी जल से किस में जा रही? कांच में, यानी W और G, वाटर से ग्लास में, अपवर्तनांक। देन कांच से वापस वायु में, G इंटू A। तो इनके अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। यही हमारा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। फिर से एक बार देखते हैं कि जब हमारी कोई प्रकाश की किरण अनेक माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। अब आप बोलो सर अगर यहाँ पे हम जल हो ना, वायु से कांच में जाए और कांच से वायु में जाए, अगर वायु से कांच में जा रही है तो इसका अपवर्तनांक ANG, और फिर वापस से आपकी कांच से वायु में जा रही है तो GNA, इनका भी अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1। यानी अगर हमारी कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में और फिर कांच से वापस वायु में जाती है, यानी वो चाहे एक माध्यम से होकर जाए चाहे अनेक माध्यमों से होकर जाए, उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल हमेशा 1 ही रहता है। यही हमारा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में क्या ही कहना। क्रांतिक कोण कि क्या है ये आपका क्रांतिक कोण, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि क्रांतिक कोण आप किसको बोल सकते हो। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर की ओर हटती है। यानी गरीब अगर अमीर के यहाँ जाता है तो वो अभिलंब से दूर की ओर हटता है। तो बस एक बार हटते 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 जब बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है तो वहीं पे आपका जो आपतन कोण बनता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। किस तरह से आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं जरा हम बात करते हैं उसकी। जैसे क्या लिखेंगे आप इसमें कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री होता है। यानी अगर आपके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो आपका जो आपतन कोण होता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से देखिएगा कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री होता है। यही आपका क्रांतिक कोण है। अब क्रांतिक कोण की कभी कभी शर्तें पूछ लेता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण का जाना अत्यंत जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? आपको नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरी तरह से किसी भी वस्तु, किसी भी प्रकाश किरण का परावर्तन हो जाए। जैसे आपकी कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, कोई भी प्रकाश की किरण आई, उसने आपके इसके साथ आपतन कोण कितना बनाया? I,
ठीक है। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तब तो आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से भी ज्यादा का एंगल बना के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो जो आर का मान होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो जो यही आपतन कोण आपका क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। इसमें यहाँ का माध्यम आपका सघन होना चाहिए और यहाँ का माध्यम आपका विरल होना चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आया है, समझिए एग्जाम्पल से। जैसे आप जब रोड पे बाइक लेके जाते हो, आपको रोड पे पानी भरा दिखाई देता है, यानी क्या होता है कि रोड, और ऐसा गर्मियों के मौसम में होता है, गर्मियों के मौसम में रोड यानी जो आपका कोलतार होता है वो बहुत गर्म हो जाता है रोड की, तो नीचे की हवा हो जाती है विरल, ऊपर की हवा हो जाती है सघन, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो बार बार वो टकराती हुई अभिलंब से दूर हटती जाती है और एक समय के बाद क्रांतिक कोण बनने के बाद ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और आपको वहां पर पानी भरने का भ्रम होता है। जब आप वहां पहुंचते हो तो वो गायब हो जाता है। ऐसे रेगिस्तान या राजस्थान वगैरह में, यानी जहां पर बालू ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि नीचे की वायु आपकी विरल क्योंकि बालू गर्म हो जाती है, ऊपर की वायु आपकी सघन, तो वहां पर भी आपको जो रेगिस्तान में लोग खो जाते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो उनको पेड़ की छाया में पानी भरने का भ्रम दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि वहां पे पानी भरा है, वो दौड़ के वहां जाते हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वहां पे पानी नहीं मिलता है तो और भी उनको प्रॉब्लम होता है और जल्दी से उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी आपके विपरीत समय आप पर आए तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान से, हड़बड़ाते नहीं है। अगर आप दलदल में भी फंसे हो तो अगर आप हाथ पर ज्यादा चलाओगे तो आपके डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शांत रहोगे तो पास आपके निकलने के चांसेस है, कोई हेल्प हो जाए, तो यही होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझे आप, ठीक है। इसी प्रकार से जब महासागरों में बर्फ जम जाती है तब आपको हवाई पानी वाला जहाज आकाश में उल्टा दिखाई देता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। और इस घटना में आपको वस्तुओं को देखने का भ्रम हो जाता है, जिसको आप मृग मारीचिका भी कहते हो, मृग मारीचिका, ठीक है, मृग मारीचिका भी कहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है। अब इसकी शर्तें आती हैं, शर्तों में पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब एक आपका इसमें अपवर्तन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसके बाद आपका परावर्तन और अपवर्तन पूरी तरह से खत्म होता है। इसके बाकी सारी यूनिट्स को भी हम बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट कम समय में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आप इस चित्र से समझते हैं प्रकाशिक तंतु, केवल और केवल इस डायग्राम से देखिए। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फायर, यानी अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी सूचना अगर हमको भेजनी है तो हम उसमें भेज सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन अगर हमको मतलब देश के एक जगह से दूसरी जगह तक, तो अगर स्थल की बात है तो वहाँ से हम उसमें तारों के थ्रू हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर समुद्रों में अगर हमें एक देश से दूसरे देश के बीच सूचना भेजनी हो कोई, और बीच में समुद्र हो, तो उसमें ऑप्टिकल फायर का यूज करते हैं। ये बहुत ही एक आपके जो नॉर्मल आपके घर में तार होते हैं उस तार से भी पतला होता है ऑप्टिकल फायर, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्टिकल फायर्स होते हैं, उसी के द्वारा सूचना भेजी जाती है। तो ये क्या है ऑप्टिकल फायर, क्यों इसका यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो आपकी ये है, ठीक है। परावर्तन वीडियो जल्दी खत्म करने के चक्कर में, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके चक्कर में, जल्दबाजी में गलती भी हो रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें किसी प्रकाशिक सिग्नल को बिना ऊर्जा हानि के, यानी आपने जिस ऊर्जा के साथ आपने इसमें प्रकाशिक सिग्नल भेजा, उसी ऊर्जा यानी बिना कोई ऊर्जा हानि के ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यहाँ पर आपने किसी ऊर्जा से इस प्रकाश किरण को भेजा, ये पूरे ऑप्टिकल फायर में बिना ऊर्जा लॉस किए हुए यहाँ से निकल जाएगा। ये है आपका प्रकाशिक तंतु। क्या है इसकी रचना, क्या है इसकी कार्यविधि, इसको समझते हैं। प्रकाशिक तंतु क्वार्ट्ज का बना, किसका बना होता है? ये क्वार्ट्ज का बना हुआ एक क्रिस्टल होता है जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। यानी ये क्वार्ट्ज का बना हुआ क्रिस्टल होता है जिसका अपवर्तनांक
1.7 होता है। इसके ऊपर हम कांच की पॉलिश कर देते हैं। जो आप देख रहे हो पॉलिश, ये कांच की पॉलिश की गई है, ऊपर भी नीचे भी एक कांच की पॉलिश की गई और कांच का अपर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का 1.7, कांच का 1.5 अपर्तनांक होता है। तो इससे क्या हुआ, बाहर माध्यम क्या हो गया इसके जो पाइप के बाहर का माध्यम क्या हो गया विरल, और अंदर का माध्यम क्या हो गया सघन। और इसका जो व्यास होता है, पाइप का व्यास, ये आप व्यास देख रहे हो, ये व्यास होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आपका इसका व्यास होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। इस क्वार्ट्ज के गोले का, जो आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, इसका व्यास होता है। अब देखिए क्या होता है, कैसे वर्क करता है कार्यविधि। जब एक एक शब्द को आप पॉज कर करके लिख लीजिए, या मेरे पास जो आपका चैनल है हमारा या ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जब किसी प्रकाश की किरण को एक छोटे से कोण से पाइप के अंदर प्रवेश कराते हैं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होने के कारण यह किरण पाइप के पृष्ठ से लगातार टकराते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है और तब तक बाहर नहीं निकल पाती है जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा नहीं हो पाता। और इस तरह से यह तीव्र गति से बिना ऊर्जा हानि के स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपका यहां पर अपवर्तन और परावर्तन पूरी तरह से खत्म होता है। अब बात करते हैं आगे की। दर्पण के बाद आपका आता है लेंस। तो देखते हैं लेंस क्या होता है। बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं आपको लेंस क्या होता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी आप अपने घर में पापा चाचा किसी का भी चश्मा उठा के देखिएगा, आप जो नॉर्मल चश्मे लगाते हैं उसमें देखिए आर पार का दिखता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो गोली, ध्यान से देखिएगा, दो गोली, या तो आपको लेंस में क्या मिलेंगे, दो गोली पृष्ठ, यानी एक इस तरह से गोल, एक इस तरह से गोल, तो दो गोली। ओके, या अवतल दर्पण आपको बनाना है तो इस तरह से आपको दो गोली पृष्ठ मिलेंगे। क्या होता है उत्तल, क्या होता है अवतल, सबकी बात करेंगे। पहले आप लेंस की परिभाषा देखिए। दो गोली है, दोनों गोले, या एक गोली एक समतल, यानी एक आपका गोली है तो दूसरा समतल, एक आपका गोली है तो दूसरा समतल, इस तरह से। ठीक है, गोलीय समतल, गोलीय समतल, टोटल 6 प्रकार के आपके लेंस होते हैं, है ना। ये 2 हो गए, 4 हो गए, या आप दोनों आप इस तरह से लगा दीजिए लेंस, या दोनों आप इस तरह से लेंस को लगा सकते हैं, या आप इस तरह से दोनों लेंस को लगा सकते हैं। ठीक है, इसको रफली आप समझ लीजिए कि आपका ये होता है लेंस। ठीक है, ये आपका द्विउत्तल लेंस हो गया, ये द्विअवतल लेंस हो गया, ये समतल उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल समतल लेंस हो गया, या समतलावतल के लेंस कह सकते हो। ये आपका उत्तल अवतल हो गया, है ना, उत्तलावतल, ये आपका अवतल उत्तल हो गया। ठीक है, ये इतना मतलब आपको लेंस के हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि क्या लेंस होता है, कैसे बनता है। अब देखिए लेंस होता क्या है, देखिए ये अलग गोलीय पृष्ठ, ये अलग गोलीय पृष्ठ, यानी सब अलग अलग हैं। अब ये किसी ना किसी चीज से जुड़े हैं आपस में। अब इसमें अंबुजा सीमेंट तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या हम यूज करते हैं, तो लेंसों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की सीमेंट का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही विशेष प्रकार की सीमेंट का प्रयोग करते हैं हम लेंसों को जोड़ने के लिए, जिस सीमेंट का नाम है कनाडा वाल्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो, शायद आपको भी नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। लेंसों को जोड़ने के लिए आप कनाडा वाल्सन सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर इसी सीमेंट का यूज क्यों करते हैं। तो कनाडा वाल्सन जो सीमेंट का अपवर्तनांक होता है वो भी 1.5 होता है, और कांच का भी अपवर्तनांक 1.5 होता है, यानी उसी माध्यम में विलीन हो गया। यानी शादी बारात में अगर आपका कजिन कोई ऐसा आ गया जिसके गुण आपके गुण की तरह है तो आपका टाइम, ओहो बल्ले बल्ले, उसी तरह से आपका टाइम कटता है। तो उसी प्रकार से आपका ये लेंस है। तो लेंस के प्रकार आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और लेंस में आप क्या जान सकते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम आपके सामने कुछ इस तरह से हम, है ना, हमारा फोकस अधिकतर आपको चीजें समझाने पे ही रहता है, उत्तल, और कुछ इस तरह से हम यहीं पे अवतल बना लें। ठीक है, तो है ना, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। जब आप इसका स्केच या प्रकार से बनाएंगे या किसी चांदे का यूज करके बनाएंगे तो आपका डायग्राम यहाँ पे सही बनेगा। ये आपका मुख्य अक्ष है ना, मैराथन है तो जल्दी समय में आपको निपटाना है, तो बात ना करते हुए फालतू की शुरू करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, अवतल लेंस। अगर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आ रही, रेट से करते हैं, अगर आपके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें इसमें कहीं पे भी आ रही हैं, ठीक है, समांतर प्रकाश किरणें,
और ये लेंस, कोई भी लेंस आपको नहीं पता क्या है, अगर वो लेंस क्या करे, उन समांतर किरणों को किसी एक ही जगह पर, सभी किरणों को एक ही जगह पर फोकस कर दे, तो वो आपका कहलाएगा अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस होता है, इसको उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहती हैं। अगर एग्जाम में आ जाए उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है, नहीं तो आप लिखोगे उत्तल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। देखिए इस तरह से, है ना, छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, जिसका जो आधार होता है, ठीक है, जिसका प्रिज्म का आधार होता है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होता है, और जो प्रिज्म की चोन होती है वो इस मुख्य अक्ष से दूर की ओर होती है। जब प्रकाश किरण की इस पे प्रभावित होती है तो प्रिज्म का गुण है अपने आधार की ओर किरणों को मोड़ देता है, जिससे सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। इसको हम उत्तल लेंस की अपसारी क्रिया कहते हैं। सेम अवतल लेंस की बात करते हैं तो ये भी अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, लेकिन जो इसका आधार होता है वो मुख्य अक्ष की ओर नहीं होता है, प्रिज्म की चोन मुख्य अक्ष की ओर होती है। और इसमें भी आप सेम चीज लिखोगे कि प्रिज्म का गुण होता है कि वो प्रकाश किरण, जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो प्रिज्म का गुण होता है कि अपने आधार की ओर किरणों को मोड़ देता है, जिससे आपकी जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर फोकस ना होकर दूर दूर फैल जाती हैं, जिसको आप अपसारी क्रिया भी कहते हैं। यानी ये आपका अवतल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, जो किरणों को एक ही जगह पे फोकस कर दे। अवतल लेंस क्या है, जो किरणों को दूर दूर भेज दे। ठीक है, इसको आप बेसिक चीज से याद कर सकते हो। ये दोनों अभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेंस में। ठीक है, और लेंस से भी संबंधित परिभाषाएं होती हैं। आपका यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसको आप पी से लिखते हो। ठीक है, कि कोई प्रकाश किरण जिस बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसमें भी आपका प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, या तो हम इसको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं आपकी प्रिज्म की। जो प्रिज्म क्या ही कहना, ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। जो प्रिज्म चैप्टर है आपका बहुत ही ज्यादा काम का है। तो प्रिज्म क्या है, पहले प्रिज्म को समझते हैं। यानी प्रिज्म शब्द क्या है, आप इसे समझिए आप ट्रायंगल ही आपका प्रिज्म है, लेकिन ये होता क्या है, ठोस होता है, बिल्कुल ठोस। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी एक कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है। ठीक है, फिर ये ए क्या है, इस ए को बोलते हैं आप प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण की परिभाषा आ जाए तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ, देखिए अपवर्तक पृष्ठ ध्यान रखिए, एक ये अपवर्तक पृष्ठ, एक ये अपवर्तक पृष्ठ, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है, जैसे आप ये देखिए, एक ये आपने कांच, एक आपने ये कांच का रख दिया टुकड़ा, एक ये रख दिया, इनके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल सबसे शीर्ष वाला, इसी को आप बोलते हो अपवर्तक पृष्ठ। इसको ए से लिखते हो। और पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे भी कम होता है। अब एक परिभाषा में देखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण मतलब प्रिज्म में क्या है, छोटे छोटे नंबर, दो नंबर में आपको परिभाषा बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। विचलन कोण, अगर विचलन कोण की परिभाषा कहा जाए कि भैया विचलन कोण को बताइए, तो विचलन कोण की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो विचलन कोण आपका यही होता है, डेल। यानी देखिए, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, देखो अपवर्तित हुई निर्गत किरण। यानी देखिए परिभाषा देखिए, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर हटाने पर उनके बीच में जो बहिष्कोण बनता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके सर यहाँ पे डेल है, अब ये डेल क्या है, तो डेल एम फॉर मिनिमम, ये मिनिमम है, यानी अल्पतम विचलन कोण। यानी इसी में आप अल्पतम जोड़ दें तो ये हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। विचलन कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण आई और निर्गत कोण आई डैश आपस में बराबर हों, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति तभी होगी जब आपका आपतन कोण आई निर्गत कोण आई डैश के बराबर, अपवर्तन कोण आर डैश आर के बराबर, और तब अल्पतम विचलन कोण ही आपका अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे की ओर हटाने पर जो बहिष्कोण प्राप्त होता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। और अब अल्पतम विचलन कोण में आपका आपतन कोण आई निर्गत कोण आई डैश के बराबर होता है, तब आपका जो विचलन कोण होता है वही अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। अब इसमें 2-4 परिभाषाएं हैं जिनको हम खत्म करते हैं और फिर प्रिज्म आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें हम पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो हल्की सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको सब समझ में आएगा। वर्ण विक्षेपण, हम भी अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आप सबको पता है कि आपका कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का गुण है किसी पदार्थ को 7 रंगों में बांटना, तो वही आपका वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। तो इसको आप ओरली बस सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्या है वर्ण विक्षेपण? कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी पतले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सफेद प्रकाश किरण की 7 रंगों में विभाजित होने की घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस घटना में जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो आपको 7 रंग प्राप्त हुए उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं 7 रंगों का जो समूह होता है स्पेक्ट्रम। अब एग्जाम में पूछ दे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, आपको कि प्रिज्म के द्वारा जब हम किसी भी प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण करते हैं तो एक प्रकाश किरण जो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है उसको हम समूह को जो हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसको स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। और वर्ण विक्षेपण की क्षमता में आपको पता है कि सबसे नीचे आधार की ओर बैगनी रंग और सबसे ऊपर आपका लाल रंग प्राप्त होता है। जैसे इसमें आपको क्या मिलता है, विबग्योर, याद है किसी को? विबग्योर, VIBGYOR, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी रेड सबसे ऊपर और वायलेट यानी बैगनी सबसे नीचे। ठीक है, तो ये विबग्योर से याद रखिए। और हाँ, अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में इसका क्या नाम बोलते हैं, बेनी आह पीनाला, बैनी आह पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये आपके हैं जो प्रिज्म में आपके वर्ण विक्षेपण में 7 रंग प्राप्त होते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग का विचलन सबसे कम, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, और तरंगदैर्घ्य जो फोकस दूरी में बैगनी रंग कम और लाल रंग की ज्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, और तरंगदैर्घ्य बैगनी की कम, लाल की ज्यादा, फोकस दूरी बैगनी की कम, लाल की ज्यादा। गॉट इट? नाउ 2 डिफिनेशंस लेफ्ट, इनको भी देखते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कोण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कोण हम आपसे बार बार रिपीट करते हैं, इस बार भी रिपीट करते हैं कि परिभाषा याद करेंगे भूल जाएंगे। क्या याद करिए देन, थीटा बराबर डेल V माइनस डेल R। थीटा जो आपका है वही आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण या परिक्षेपण कोण कहलाता है। और डेल आपको पता है विचलन कोण, और V फॉर वायलेट मतलब बैगनी यानी बैगनी रंग का विचलन कोण, R फॉर रेड यानी लाल, डेल मतलब विचलन यानी लाल रंग का विचलन कोण, यानी बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होता है वही कोणीय वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या ऐसे दूसरी परिभाषा अथवा में, है ना, प्लान भी तो होना चाहिए। तो किसी प्रिज्म से निर्गत 2 रंगों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। नहीं तो आपको वो ना याद हो तो याद कर लीजिए, बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है या परिक्षेपण कोण कहलाता है। अब परिक्षेपण कोण तो हमने पढ़ा, अब वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी परिक्षेपण कोण के बाद हम पढ़ेंगे परिक्षेपण क्षमता क्या होती है। सेम चीज हम इसमें भी रिपीट करेंगे, नो नीड टू लर्न डिफिनीशन, है ना। हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है उसका फार्मूला, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई। अब आपको साथ दिख रहा हो, हाँ। और अभी आपने थीटा क्या पढ़ा, डेल वी माइनस डेल आर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओमेगा बराबर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। अब देखिए ये फार्मूला आपके एग्जाम्पल्स बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उड़ेंगे इन फार्मूले से। पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं। किसी प्रिज्म में बैगनी और लाल रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण कोण
बैगनी और लाल रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण कोण, और मध्यवर्ती पीला रंग यानी विबग्योर यानी आपका वाई, देखिए वाई और ग्रीन, इसको वाई को ही इन्होंने मध्यवर्ती कलर माना यानी बीच का कलर, और मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही आपकी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता कहलाती है। ठीक है, फिर से देखिए, किसी प्रिज्म में बैगनी और लाल रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण कोण और मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, प्रिज्म कोण के मान पर नहीं कि कोण आपका 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो प्रिज्म के पदार्थ पर ये डिपेंड करती है। और जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है जितनी ज्यादा होती है, स्पेक्ट्रम उतना ही ज्यादा फैलता है, उतना ही बड़ा इंद्रधनुष, ऐसे समझिए, उतना ही बड़ा इंद्रधनुष मिलेगा आपको आकाश में, है ना। स्पेक्ट्रम क्या है? इंद्रधनुष। जो आपकी वर्षा की बूंद होती है वो भी प्रिज्म का काम कर देती है, और जब सूर्य दूसरी जगह पे उदय हो जाता है, एकदम से उदय हो जाता है, तो प्रकाश किरण जो बारिश की बूंद है वो आपकी प्रिज्म का काम करती है और उसको वो फैला देती है। ठीक है, तो आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता जितनी ज्यादा होती है, स्पेक्ट्रम उतना ही ज्यादा फैला हुआ बनता है। ठीक है, और फ्लिंट कांच की जो है, फ्लिंट कांच, एक आपने पढ़ा होगा फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच से ज्यादा होती है। एक आपका क्राउन कांच है, एक होता है फ्लिंट कांच। जो फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो क्राउन कांच से ज्यादा होती है। ठीक है, और एक आपका इसमें प्रिज्म के चैप्टर में ही आपका एक कॉन्सेप्ट था प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन आपका अब सिलेबस से हट चुका है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। इसके आगे का लेसन आपका आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र भी आपका लेसन हट चुका है, तो उसकी भी हम बात नहीं करेंगे। अब आपका चैप्टर आता है लाइट में, प्रकाश की तरंग प्रकृति और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। बात करते हैं अब उसकी। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके फार्मूलाज का, जिससे आप परिभाषा याद कर पाओ। अब बात करते हैं आगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से पहले हम प्रकाशिक यंत्र को देख लेते हैं। प्रकाशिक यंत्र भी आपका इसमें हाइगेंस से पहले एक चैप्टर आता है, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी आप पृथ्वी पर ही खड़े खड़े आप बाहर के चीजों को आप बहुत ही बड़ा करके देख सकते हो, या बहुत ही सूक्ष्म चीजों को, पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सूक्ष्म चीजें जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, उनको भी आप किस तरह से देख सकते हो। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले दर्शन कोण। दर्शन कोण अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। दर्शन कोण क्या है? एक छोटे से परिक्षेपण से समझते हैं, यानी कोई वस्तु हमारी आंख पर कितना कोण बना रही है, कितना वो एंगल बना रही है, उसको ही कहते हैं दर्शन कोण। यानी बड़ी वस्तु होगी दर्शन कोण बड़ा बनेगा, छोटी वस्तु होगी दर्शन कोण छोटा बनेगा, और जब दूरी बढ़ती जाएगी दर्शन कोण छोटा होता जाएगा। यानी आपके सामने कोई जानवर या कोई व्यक्ति खड़ा है, बड़ा चित्र बनेगा, दूरी बढ़ती रहेगी छोटा होता जाएगा। अभी नहीं समझ में आया क्या है? जैसे आप सपोज कीजिए ये आपकी एक आंख है, ठीक है, यहां पर आपकी आंख के पास इतनी बड़ी एक वस्तु रखी है। अब ये जो आंख पर आपका दर्शन कोण बनाएगी, इस दर्शन कोण को आप अल्फा से लिखते हो, यानी इतना बड़ा बना। इतनी ही बड़ी वस्तु हमने सपोज हल्की सी दूरी बढ़ा दी, इतनी दूरी बढ़ा दी, पेन चेंज करते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। जब हमने डिस्टेंस बढ़ा दी तो आपका देखो यही, यानी ये आपका जो अल्फा बना था देखो छोटा हो गया। वस्तु उतनी ही बड़ी है, दूरी बढ़ी तो आपका दर्शन कोण छोटा हो गया। अब हमने क्या किया, छोटी वस्तु को रखा तो दर्शन कोण इसका और छोटा हो गया। यानी आप फिर से पढ़िए, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे ही दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु जितनी बड़ी होगी दर्शन कोण उतना ही बड़ा बनेगा, और वस्तु जितनी छोटी होगी दर्शन कोण उतना ही छोटा बनेगा। और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी दर्शन कोण लगातार घटता जाता है। अब आप में इसमें 4 इसमें हैं आपके सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। सबकी हम थ्योरी समझते हैं। इसके डायग्राम्स के लिए हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे, क्योंकि अगर इसमें भैया इंक्लूड कर दी तो वीडियो 2-3 घंटे की आराम से जाएगी। लाइट आपका सबसे बड़ा यूनिट है। आप ऐसे समझिए, आप 2 किताबों को आप एक घंटे से भी कम समय में कवर करने जा रहे हैं। 2 किताबें मतलब 2 रजिस्टर्स। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो 2 रजिस्टर्स आपके फिल होंगे। तो बात करते हैं परावर्तक दूरदर्शी, यानी आपके सरल सूक्ष्मदर्शी एक एक करते हैं, किसी भी कर लीजिए। जैसे आप कहिए सर नहीं चलिए इसे देखते हैं, परावर्तक दूरदर्शी। देखिए
कुछ भी आया तो फ्री लाइन, एक होती है ना फ्री की लाइन, जैसे आप किसी व्यक्ति का तकिया कलाम बन जाता है तो आप एक तकिया कलाम बना लो। परावर्तक दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, जिस परावर्तक दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर में स्थित ग्रहों व तारों की स्पष्ट प्रतिबिंब आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी रचना, कार्यविधि, सब कुछ है, आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन एक दूसरी वीडियो में अलग से। ठीक है, जिसकी हम लिंक अगर जब भी अपलोड करेंगे इस डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी, तो जैसे परावर्तक दूरदर्शी वैसे खगोलीय दूरदर्शी। ये देखो परावर्तक यानी इसमें दर्पण हमने लगाया तब परावर्तन हुआ, परावर्तक दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी सेम, दोनों के काम सेम हैं। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित ग्रहों और तारों के स्पष्ट चमकीले प्रतिबिंब आसानी से देखे जा सकते हैं। बस इसमें आप दर्पण का प्रयोग करते हो, इसमें लेंस का प्रयोग करते हो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या। सरल सूक्ष्मदर्शी जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता था, है ना, गोल गोल सा डंडी नुमा, हम आपको चित्र प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आप देख भी पा रहे हो। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, आप उसमें सूरज की रोशनी से उसमें कहीं पे कागज में आग लगा देते थे, है ना, हाँ, तो वह सरल सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, जो आपने लैब वगैरह में देखा होगा, जो आपका ब्लड टेस्ट होता है या किसी भी पदार्थ की चेकिंग होती है ना, कि आपके दही में कैसे कीड़े हैं, कितने हैं, तो सब सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसका भी फिगर आप देख पा रहे हो। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या लिखोगे, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं के बड़े से बड़े प्रतिबिंब, कई गुना बड़े प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब बिना समय बर्बाद किए हुए आ जाते हैं वापस हाइगन्स के तरंग सिद्धांत पर। क्या कहता है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। पहले बात करते हैं कि तरंग सिद्धांत क्या है। हाइगन्स ने बताया था कि प्रकाश किरणें तरंग के रूप में चलते हैं, उन्होंने तरंग सिद्धांत दिया। तरंगाग्र क्या है, ठीक है, इसमें सबसे पहले परिभाषा आती है तरंगाग्र, यानी किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ। देखिए, अगर हम इसको अभी लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सुन लीजिए। किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होता है, तरंगाग्र कहलाता है। जैसे आपका कोई तालाब है, ठीक है, आपने तालाब में बीचों बीच में एक पत्थर फेंका, तो आपने देखा जब हमने पत्थर फेंका उसमें तो एक तरंग उठती है छोटी सी, फिर जब ये तरंग पूरी उठती है तो थोड़ी देर बाद दूसरी उठती है, फिर तीसरी उठती है, फिर ऐसे उठती है, और ये तरंगें तब तक उठती रहती हैं जब तक ये पूरे तालाब भर में फैल नहीं जाती हैं। तो किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण, इसका एक एक कण कंपन की समान कला में होता है, एक कला में होता है, तरंगाग्र कहलाता है। यानी समान, दूसरी परिभाषा प्लान बी है ना, जैसे हम हमेशा बताते हैं, समान कला में कंपन करने वाले कणों से मिलकर बने पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। अब आप कहिए सर एक शब्द बार बार आप यूज कर रहे हो, कला, ये कला एक्चुअल में है क्या। पहले आप हमको कला समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कला एक्चुअल में क्या है। जो आप कह रहे हो कि समान कला में हो, ये समान कला क्या है। तो कला क्या है, जैसे आपकी कोई भी वेव जा रही है, कोई भी वेव आपकी इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपकी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी, एच, आई, ठीक है। तो कला क्या है कि कला किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दिशा, कला किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दशा, कि कोई कण की स्थिति कहाँ पर है और किस दशा में है। ठीक है, फिर सुनिएगा, कला किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दशा, स्थिति और दशा का बोध कराती है। कला किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दशा का बोध कराती है, और किसी माध्यम में स्थित वापस जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। अब सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट यानी SDH, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत क्या है, यानी हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो देखिए पहले देखते हैं हाइगन्स कौन थे, फिर इनका द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या है। 1678 की बात है, हाइगन्स के एक वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगन्स। इन्होंने प्रकाश तरंगों के चलने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्होंने एक भारहीन माध्यम ईथर की परिकल्पना की, यानी इन्होंने एक इमेजिन कर लिया एक भारहीन ईथर, कोई माध्यम है जिसमें इन्होंने अपने जो तरंग हैं उसको चलने का इन्होंने सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 बातें बताई, ठीक है, और इसी को इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। यही 3 बातें आप लिख के आएंगे और मतलब धुआं कर देंगे पेपर को। पहली पॉइंट तो आपके तरंगाग्र की परिभाषा है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो चीज यही नहीं कि आपने डिफरेंशियल ऐड कर ली खत्म, नहीं, वो बार बार वही चीज आती है।
किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होता है तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण फिर से एक नए तरंग स्रोत का निर्माण करता है, कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक नया पृष्ठ खींच दे तो वह पृष्ठ एक नए तरंग स्रोत का निर्माण वह पृष्ठ एक नए तरंगाग्र की स्थिति को दिखाता है, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। यही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। इसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आपका हाइगेंस का तरंगाग्र, इतना, ठीक है। फिर इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट ये और ये लास्ट की 2 लाइन। अब आप देखते हैं डायग्राम और पूरा समझते हैं कि क्या, कहाँ, कैसे। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट फिर से आपको हम रिपीट करते हैं, आपको समझ में आएगा कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण, हर एक कण कंपन की समान कला में होता है, तरंगाग्र कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जैसे यहाँ पर कोई कण है, प्रत्येक कण फिर से एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, है ना। पहला, द्वितीयक, ये सब आपकी क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, है ना, ये आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं, इनको स्पर्श करते हुए हम एक लाइन खींच दें, एक तरंगाग्र बना दें, तो जो नया पृष्ठ खींचते हैं वो आपका एक नए तरंगाग्र को बताता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। जैसे कि आपका देखिए, सूरज से आपका गोली तरंगाग्र या किसी प्रकाश स्रोत से, बल्ब से आपका गोली तरंगाग्र निकल रहा है, वो कुछ समय के बाद आपका समतल तरंगाग्र चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका समझ लो तरंगाग्र की परिभाषा, फिर आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं, उसको मिलाते हुए आपने एक पृष्ठ खींच दिया जो नए पृष्ठ को बताता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। ये आप ऐसा चित्र बना दीजिएगा और आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत खत्म। इसमें एक जो परिभाषा आती है, प्रकाश के गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कि प्रकाश के गुण समझाओ, तो बहुत ही अच्छा है। प्रकाश के गुण, नंबर 1, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, विकिरण, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरता है तो इसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के गुण रखता है, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ओके, प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, आपका ये रहा पॉइंट। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, कि निर्वात यानी जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, हवा कुछ ना हो। तीसरा, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का गुण पाया जाता है, ठीक है। और प्रकाश जब किसी धातु पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने का गुण रखता है, ठीक है। ये आपके हैं जो आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, उससे संबंधित परिभाषाएं। इसमें एक लास्ट हेडिंग, छोटी सी हेडिंग आती है, बहुत ही जिसको इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है प्रकाशिक पथ। बहुत ही प्यारी हेडिंग है जिसका नाम है प्रकाशिक पथ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, जैसे अगर आप हम आपको नॉर्मल एक सड़क पे दौड़ा दें तो आपकी स्पीड, गति आपका कुछ और होगा। अगर हम उसी सड़क में किसी एरिया में इसमें लिक्विड भर दें, पानी, तो आपकी गति कुछ और होगी। उसी में हम बालू बना के उसको कीचड़ नुमा कर दें तो आपकी गति और कम होगी। बस, यानी जितने समय में कोई प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है, यानी जितने समय में कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण हो, वो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में कोई भी d डिस्टेंस तय करे, d डिस्टेंस, ठीक है, कितनी भी डिस्टेंस, उतने ही समय में प्रकाश किरण निर्वात में जो दूरी तय करती है उसको आप प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण जितने समय में d दूरी तय कर रही है, उतने ही समय में प्रकाश किरण जितनी निर्वात में, वायु में दूरी तय करेगी, उसको प्रकाशिक पथ कहते हैं। ये nd के समतुल्य होती है, प्रकाशिक पथ बराबर nd। आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब विकिरण, विवर्तन, ध्रुवण बचा है, इसको भी खत्म करके वीडियो को एंड करते हैं। तो आते हैं विकिरण पर, इंटरफेरेंस।
देखिए, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की कोई दो प्रकाश की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं, जाती हैं, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न, यानी आप साइकिल लेके जा रहे हो, आपका दोस्त रास्ते में मिला, आपने उसको भी कैरियर पे बिठा लिया, तो दोनों संग में जा रहे हैं। नहीं, कोई दो प्रकाश की किरण जिनकी आवृत्ति समान हो और आयाम लगभग समान हो, एक साथ एक ही दिशा में जब जाती हैं, तो जब उनको हम अध्यारोपित कर देते हैं तो उससे उत्पन्न जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे वितरण कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया? यानी आप साइकिल लेके किसी चाल से जा रहे थे, रास्ते में आपका फ्रेंड मिला तो आपने उसको पीछे कैरियर पर बिठा लिया। अब क्या है, जब दोनों बैठ गए तो दोनों के जो एक साथ गमन कर रहे हो, एक ही दिशा में गमन कर रहे हो, तो जब दोनों बैठ गए साइकिल पे अध्यारोपित हो गए, तो जो साइकिल की चाल है, साइकिल की चाल में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विद्युतीकरण, यानी जिसे समझ लो आप, जब इसको प्रकाश में आप प्रकाश के सेंस में करते हो तो तीव्रता में जो परिवर्तन होता है प्रकाश की, उसे वितरण कहते हैं। अब देखिए, या तो साइकिल की चाल कम हो जाए, या तो आपका दोस्त ज्यादा फुर्तीला हो, वो कहे हम साइकिल चलाएंगे, आज साइकिल तेरा भाई चलाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो प्रकाश की तीव्रता कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। फिर से देखिए, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में आगे की ओर गमन करती हैं, उनके अध्यारोपण से उत्पन्न जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसे वितरण कहते हैं। ठीक है। अब वितरण दो प्रकार का होता है, संपोषी वितरण और विनाशी वितरण। संपोषी वितरण, विनाशी वितरण की परिभाषा अलग से पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या है, जिस बिंदु पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी वितरण होता है, और जिस बिंदु पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी वितरण होता है। यानी है ना, सत्यानाश हो जाना, विनाश हो जाना, चाल कतई कम हो जाए, बहुत ही मोटा दोस्त है आपका, तो तरंग की तीव्रता अधिकतम, चाल अधिकतम, संपोषी वितरण, तरंग की तीव्रता न्यूनतम यानी विनाशी वितरण। अब देखिए, तीव्रता और चाल को आप एक साथ रिलेट मत करिएगा, चाल आपको हम एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। तीव्रता क्या है, नहीं ज्यादा प्रकाश होता तो आप आंख बंद कर लेते हो, है ना, वो तीव्रता है ना, कम प्रकाश ज्यादा प्रकाश। तो वितरण में कुछ और इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग्स है बस, जिनको आप देख सकते हैं। उसमें से एक आती है वितरण की शर्तें। ठीक है, यानी वितरण की क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए तो प्रकाश के लिए देखो, पहले तो यही है कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए। आवृत्ति मतलब गति, मतलब आवृत्ति मतलब कि कोई भी तरंग कितना उछाल मार रही है। आयाम मतलब किसी तरंग की, ये देखिए आप इसको समझते हैं, आयाम ये होता है, ये वाली ऊंचाई है ना, इसके बिगिनिंग पॉइंट से यहाँ तक ये आयाम, आयाम बराबर होना चाहिए, है ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोस्त होना चाहिए। हाँ, तो पहला क्या, आवृत्ति समान हो, आयाम लगभग समान हो। ठीक है, वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलेगा। ठीक है, तीसरा प्रकाश के वितरण के लिए दोनों तरंगों में कलांतर स्थिति रहना चाहिए। कलांतर यानी कला, आपको बताया था कला किसी क्षण किसी विशेष में स्थिति का बोध कराती है, तो कलाओं में अंतर समान होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, है ना, ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वितरण के लिए जो आपके छिद्र होते हैं वो संकीर्ण होने चाहिए, पतले होने चाहिए। ठीक है, यही सब चीजें हैं। और वितरण की शर्तें, कला संबंध प्रकाश स्रोत आता है। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, यानी यदि हम किसी प्रकाश स्रोत के दो स्रोत ऐसे बना लें कि एक स्रोत की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे स्रोत की कला में उतना ही परिवर्तन हो, तो ऐसे स्रोतों को कला संबंध प्रकाश कहते हैं। यानी आपका कोई ऐसा, आप अपना कोई ऐसा दोस्त बना ले कि आप अगर खुश हो तो वो भी उतनी ही मात्रा में खुशी हो, आप अगर दुखी हो तो वो भी उतनी ही मात्रा में दुखी हो। ठीक है, आप अगर प्रसन्न हो तो वो भी उतना ही प्रसन्न हो, आप अगर दुखी हो तो उतना ही वो दुखी हो। यानी यदि हम किसी प्रकाश स्रोत, कोई आप दो प्रकाश स्रोत कुछ इस तरह से बना लें, है ना, ये प्रकाश स्रोत, कोई आप दो प्रकाश स्रोत इस तरह से बना लें, फिलामेंट आपका ये दो प्रकाश स्रोत आपने इस तरह से बना लिए कि अगर हम एक स्रोत की कला में परिवर्तन करें तो दूसरे स्रोत की कला में ठीक उतना ही परिवर्तन, है ना, आत्मा का रिश्ता हो जाए जब, है ना, दिल दिमाग का नहीं, आत्मा का रिश्ता हो जाए, तो वो आपका जो परिवर्तन होता है, एक में परिवर्तन करने पर, एक की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे की कला में उतना ही परिवर्तन हो, तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन आपके एग्जाम के पर्पस से। अब आता है आपका एंग का प्रयोग। एंग चाचा ने अपना एक प्रयोग किया जिसे हम एंग का प्रयोग कहते हैं। आप बस ओरल समझ लीजिए कि वैज्ञानिक थॉमस एंग थे, इन्होंने प्रकाश के वितरण के पर्दे पर दिखाने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें इन्होंने क्या प्रयोग किया,
थोड़ा सा समझते हैं इसको, है ना। तो यंग ने क्या किया कि कोई एक प्रकाश स्रोत को यहाँ पर हल्का सा इन्होंने गैप देके एक प्रकाश स्रोत को यहाँ पे रखा, ठीक है, और फिर यहाँ पर इन्होंने इस तरह से कोई एक दूसरा प्रकाश स्रोत रखा, मतलब प्रकाश स्रोत क्या, पर्दा रखा, बीच में इन्होंने क्या छिद्र कर दिया। इस प्रयोग में उन्होंने एक छिद्र वाली प्लेट लेकर दो छिद्रों वाली एक स्लिट रख दी थोड़ी दूरी पर, और इसके आगे पर एक क्या लगा दिया, बहुत बड़ा सा पर्दा लगा दिया, ठीक है, पर्दा लगा दिया। अब देखो इन्होंने क्या देखा कि इससे जो आपके प्रकाश स्रोत से गोल बल्ब है, तो इसमें क्या हुआ कि आपके गोल गोल यहाँ पर क्या निकले, तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र आपका यहाँ से निकला, ठीक है। पर इसको आप रफली ही समझ लीजिएगा। जब यहाँ से ये निकला तो ये देखिए यहाँ पर ये दो भागों में बटा, दो भागों में बटा, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को ओवरलैप करने लगा। दो भागों में बटने के बाद ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लगा, और ये कब तक की प्रक्रिया चलेगी, जब तक यहाँ पर, है ना, आप जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ठीक है, जब तक इस पर्दे पर बिल्कुल टच नहीं करेगा। फिर इसके बीच में आपके जो यहाँ पर जहां पर आपकी दो सुरंग मिली और दो गर्त आपस मिली, वहां पर संपोषी वितरण, और एक सुरंग एक गर्त आपस मिली, वहां पर विनाशी वितरण हो गया। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, इसमें इन्होंने एक छिद्र वाली प्लेट लेकर दो छिद्र वाली स्लिट रख दी, उसके आगे एक पर्दा लगा दिया। जब इन्होंने देखा कि एक द्युत प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश से गुजर रहा, तो उन्होंने देखा कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं जो सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। जब दो सुरंग या दो गर्त आपस में मिलती है तो संपोषी वितरण होता है। जब एक सुरंग या एक गर्त या एक गर्त या एक सुरंग आपस में मिलती है तो विनाशी वितरण होता है, और पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज दिखाई देती है। अब एक बात है, अगर संपोषी वितरण है तो दीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, विनाशी वितरण है तो अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, ठीक है। और फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या है कि दो दीप्त या दो अदीप्त, क्रमशः आपकी दो दीप्त फ्रिंज हो या क्रमशः दो अदीप्त फ्रिंज हो, उनके बीच की जो क्रमागत दूरी होती है वही आप उसको आप फ्रिंज चौड़ाई कहते हो। इसे आप W से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यानी किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को ही आप फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। आपका जो वितरण है वो समाप्त होता है। अब बात करते हैं विवर्तन की। हमने YT पर लाइट से रिलेटेड सभी वीडियोज का हमने खुद से ही एनालिसिस किया, और उसके आधार पर हमने देखा कि अलग अलग टॉपिक्स, बहुत सारी वीडियोज आपको YT पे अवेलेबल हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए थे। तो हमने सोचा कि एक बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से एक मैराथन लेके चलते हैं आपके सामने, और उम्मीद करते हैं आप सब इसको बहुत सारा प्यार देंगे। तो देखते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए हमने अपवर्तन पढ़ा, हमने परावर्तन पढ़ा, हमने विवर्तन पढ़ा, ठीक है। अब वितरण पढ़ा, अब पढ़ते हैं विवर्तन। देखिए क्या विवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पतले रेखा छिद्र या अवरोध से होकर गुजरती है तो वह किनारों पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वह किनारों पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरण के किनारों पर मुड़ने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यानी आप लोगों ने देखा होगा, बंद कमरा होता है, उसमें हल्की सी एक अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां से जब लाइट जाती है तो वो फैलती जाती है और बीच में बाद में गोल गोल बन जाती है। बस यही है विवर्तन, ठीक है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप इसको टिंडल प्रभाव के नाम से पढ़ते हो, जो उसमें धूल के कण आपको चक्कर दिखाई देते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो ब्राउनी गति कहलाती है। उन धूल के कणों की जो गति होती है, टिंडल प्रभाव। विवर्तन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पतले रेखा छिद्र या अवरोध से होकर गुजरती है तो वह किनारों पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरण के किनारों पर मुड़ने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। विवर्तन के लिए रेखा छिद्र का आकार और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि आपस में समान होनी चाहिए। ये विवर्तन की एक शर्त है कि रेखा छिद्र का आकार और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि आपस में समान होनी चाहिए। दो प्रकार के विवर्तन होते हैं आपके, फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है आपका फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। फ्रेनेल विवर्तन में आपके क्या होते हैं कि प्रकाश स्रोत व पर्दा एक दूसरे से सीमित दूरी पर रखा होता है, और फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दा एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखा होता है, ठीक है। इसमें आप लेंसों का प्रयोग करते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन में, और फ्रेनेल विवर्तन में आप किसी लेंस का उपयोग नहीं करते हैं, पर एक बेलनाकार या गोली तरंगाग्र का यूज किया जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। आता है कि विवर्तन किसे कहते हैं? एकल झर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो समझते हैं ये क्या है। बहुत ही मजेदार व्याख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, आप क्या कीजिए, एक कांच की एक प्लेट लीजिए और उस पर ब्लैक पेंट से पूरा आप
ब्लैक कर दीजिए, पूरा पूरा उसको डार्क ब्लैक कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, ब्लेड उठाइए और ब्लेड की नोक से ये यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। तो जहाँ जहाँ पर वो ब्लेड की नोक जाएगी वहाँ वहाँ पर बिल्कुल वो पेंट हट जाएगी और बिल्कुल आपको व्हाइट कांच मिलेगा। तो देखिए क्या है थ्योरी, आप सुनिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स तो हम आपको अवेलेबल करा ही देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। तो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए हम कांच की बनी एक स्लाइड लेते हैं और इस पर काले रंग से पेंट कर देते हैं, ब्लैक, ओके, पेंट कर देते हैं। फिर एक ब्लेड की नोक के द्वारा हम एक ब्लेड उठाते हैं और ब्लेड की नोक के द्वारा इस पर हम स्लाइड के ऊपर एक पतली रेखा खींच देते हैं, एक पतली रेखा खींच देते हैं। अब इस झिर्री के द्वारा हम एक फिलामेंट को, समझ लीजिए कांच की प्लेट आप ऐसे रखे हो, ठीक है, इस तरह से, और आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, और आपका जो फिलामेंट है, बल्ब है, वो इधर रखा है, ठीक है। जब हम उसको बल्ब को देखते हैं तो हमें विवर्तन फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जिनमें बीच में एक सफेद चौड़ी पट्टी, इतनी चौड़ी पट्टी सफेद, ये बीच की इतनी सफेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। इसके आसपास 3-4 रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं। इन पट्टियों की तीव्रता एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने पर लगातार घटती जाती है, ठीक है। यानी क्या है, सफेद पट्टी कम होती जाएगी, रंगीन पट्टी बढ़ती जाएगी, बीच में सफेद पट्टी, आसपास रंगीन पट्टियां। सफेद पट्टियों के बीच की दूरी क्या होती, कम होती जाती है, और ये रंगीन पट्टियां चौड़ी होती जाती हैं, ठीक है। ये आपका था विवर्तन। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, इसके बारे में क्या ही कहना। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं, आज फिर से कह रहे हैं कि जब भी आपको डिफरेंस आ जाए, किन्हीं भी चीज़ों में डिफरेंस बोलने को आ जाए, तो डिफरेंस का क्या सीन होता है कि आपने जितना भी इन दोनों को पढ़ा है उसकी डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, है ना, सब कुछ लिख दीजिए अलग अलग। तो व्यतिकरण की घटना में दो कला संबंध प्रकाश स्रोत होती है, विवर्तन एक ही छिद्र से होती है, ठीक है। व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है, विवर्तन में फ्रिंज चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती। देखो, व्यतिकरण में समान असमान दोनों हो सकती हैं, विवर्तन में समान हो ही नहीं सकती। इसमें दीप्त फ्रिंज समान तीव्रता की होंगी, इसमें लगातार घटती जाती हैं। व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच गुड कॉन्टेस्ट होता है, यानी इनके बीच के अंतर को समझ सकते हैं, इसमें नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, रेखा छिद्र होती है, इसमें क्या होता है, एकल रेखा छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें आवृत्ति आयाम समान होनी चाहिए, इसमें तरंगदैर्घ्य की कोटि और रेखा छिद्र की कोटि आपस में समान होनी चाहिए। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो है आपका प्रकाश का ध्रुवण, लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपकी लाइट कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद सुकून की सांस ले सकते हो, है ना, कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो है आपका अब ध्रुवण, ठीक है। तो देखिए, ध्रुवण को समझने से पहले आप कुछ बातों को सुनिए। जैसे आप क्या देखते हो कि गाड़ियों में शीशा लगा होता है, कोई भी गाड़ी में आपका फ्रंट शीशा होता है। अगर आप किसी बस को बुक कीजिए, उस बस के आगे वाला शीशा ना हो, कहना हमको रात में जाना है, ड्राइवर मना कर देगा, क्योंकि जो उसके आपने देखा होगा कि आप जब नॉर्मल आप अपनी बाइक लेके जाते हो विदाउट हेलमेट, या नॉर्मल लो क्वालिटी का हेलमेट लगाए हो जिसकी पोलराइड ग्लास नहीं है, पोलराइड क्या भी बताएंगे आपको, तो क्या है, आपको जब सामने से वाहन आता है तो उसकी लाइटें आपकी आंखों को एकदम चकमा दे जाती हैं। लेकिन जब आप बस में बैठे होते हो तो आप देखते हो कि उसकी लाइट इतना चकमा नहीं देती हैं। क्या है वो, पोलराइड, यानी प्रकाश का ध्रुवण। हमने ऐसी कांच बना दी जो प्रकाश को ध्रुवित कर दे, पोलराइजेशन कर दे। पहले ध्रुवण को समझते हैं। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। यानी आपका ये सपोज साधारण प्रकाश, ठीक है, हाँ ग्रीन से करते हैं, ठीक है। क्या है, प्रकाश का गुण है सभी दिशाओं में समान रूप से फैलना, सभी दिशाओं में मुंह उठा के चल दिए, समान रूप से फैलने का, जो हमारी आंखों को चकमा दे जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई कांच की ऐसा कांच बना दिया जो प्रकाश का ध्रुवण करे। तो क्या करते हैं, यदि हम किसी वजह से इन कंपनों को केवल एक ही दिशा में, कि केवल और केवल सभी कंपन केवल और केवल एक दिशा में चले, यानी बाकी सबको रोक ले, ठीक है, एक ही दिशा में चले, तो ये आपका क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश।
और ये आपका क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इससे आपकी आंखों को अब चकमा नहीं होगा, अध्रुवित प्रकाश। फिर से देखिए, साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संश्लेषण की दिशा के सभी लंबवत दिशाओं में होते हैं। यदि हम किसी विधि से इन कंपनों को केवल एक ही दिशा में सीमित कर दें तो आपका इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके ब्रूस्टर का नियम आता है। ब्रूस्टर का नियम क्या है, एक विशेष आपतन कोण के लिए ब्रूस्टर चाचा बता गए आपको कि एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। सामने इमेज में आप देख पा रहे हो कि एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है और इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। यही ब्रूस्टर का नियम है। कभी कभी 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, अब आता है ध्रुवण कोण। तो वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है ध्रुवण कोण कहलाता है। इसे हम IP से प्रदर्शित करते हैं, IP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसा आप चित्र में यहाँ पे डेफिनेशन को देख पा रहे हो, हमने अलग से ऐड किया है। वायु और कांच के लिए ध्रुवण कोण 57 डिग्री होता है कि वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है ध्रुवण कोण कहलाता है। इसे IP से प्रदर्शित करते हैं और वायु और कांच के लिए ध्रुवण कोण 57 डिग्री होता है। इससे आपकी जो वीडियो है थोड़ा कम समय में ज़्यादा बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश को ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं। द्विव अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हो, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हो और प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हो। द्विव अपवर्तन, द्विवर्णता और प्रकीर्णन, इन 3 विधि से आप प्रकाश का ध्रुवण आसानी से कर सकते हो। ठीक है, द्विव अपवर्तन में आपका क्या होता है, हम आपकी जो अभी फोटोज ऐड कर देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, टूरमैलिन क्वार्ट्ज का गुण पाया जाता है। ठीक है, पर आपतित प्रकाश किरण होती है, 2 प्रतिशत कोण में विभाजित कर देता है। देखो, आपतित प्रकाश किरणों को 2 में विभाजित कर देता है, द्विवर्तन का गुण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका सभी दिशाओं में घूम रहा है वो उसको 2 भागों में डिवाइड करके केवल एक भाग को आपको पारगम्य कर देता है और आपको चकमा नहीं होता है। ठीक है, आप इसको डायग्राम से देख लीजिएगा कि नहीं तो अगर इसको बताने लगे तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। और आप बात करते हैं पोलराइड कि पोलराइड क्या है। ठीक है, तो पोलराइड ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि होती है। इसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए हम नाइट्रोसेलुलोज पोलराइड फिल्म बनाने के लिए हम नाइट्रोसेलुलोज समय को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। नाइट्रोसेलुलोज की एक पारदर्शी फिल्म लेते हैं और इस फिल्म को कांच की 2 प्लेट के बीच में पैक कर देते हैं। यानी एक कांच की प्लेट ली, दूसरे कांच की प्लेट ली, बीच में हमने नाइट्रोसेलुलोज की जो परत है उसको हमने फिक्स कर दी। इससे ही पोलराइड फिल्म कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके मेलस का नियम आया था और लास्ट में पोलराइड के नियम आए, उपयोग आया। तो मेलस का नियम एक बार देख लेते हैं कि आपकी वीडियो जरूर एक घंटे के लगभग है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत आपकी कम से कम 3-4 दिन की मेहनत लगी है। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आया आप कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग एग्जाम में अपना लाइट से तो कोई प्रॉब्लम ना ही जाए। और अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम इसी से रिलेटेड ऐसे ही आपको, जैसे लाइट की यूनिट की आपकी मैराथन दी, ऐसे आपको चुंबक और विद्युत सबके आप मैराथन, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेलस का नियम याद करने से पहले हमने हमेशा कहा है कि नियम आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको हमेशा है डेरिवेशंस या जो आपका फार्मूला है उसको पढ़ना है। तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा क्या है, I है आपतित प्रकाश की तीव्रता, I0 है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो जब किसी ध्रुवक से निकलने वाला पूर्णतः समतल ध्रुविक प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तो इस विश्लेषक के निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के बीच ध्रुवक दिशाओं के बीच बने कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यह मेलस का नियम है। आप इसको बार बार पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कि A स्क्वायर थीटा लिया था, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिया तो आपका A स्क्वायर बचा था। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं क्योंकि थीटा आपका 90 था। ठीक है, तो अब पोलराइड के उपयोग देख लेते हैं और इस लाइट यूनिट को खत्म करते हैं। तो पोलराइड का उपयोग क्या है, पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों किया जाता है कि खिलाड़ी लोग लगाए रहते हैं ना, खिलाड़ी लोग जो चश्मे लगाए रहते हैं धूप के चश्मों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो पता चले वो कैच लेने जा रहे हैं और वहां पर उनकी आंखें चकमा खा गई, बॉल मुंह पर लगी आके, तो पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है ना, सनग्लास। हाँ,
तो पोलराइट फिल्म का उपयोग गाड़ियों की विंड स्क्रीन से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में किया जाता है। विंड स्क्रीन यानी आगे वाला शीशा है ना, आगे वाला शीशा विंड स्क्रीन में ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में किया जाता है। और पोलराइट का उपयोग सूर्य व बादलों के फोटोग्राफ खींचने में किया जाता है कि हमें सूर्य की फोटो खींचनी है तो पोलराइट कांच का यूज करके हम खींच सकते हैं। और पोलराइट फिल्म का उपयोग 3D फिल्म देखने में होता है। जो 3D फिल्म अभी हम लोग आजकल अब तो चश्मा लगा के या 3D थिएटर में जाके मूवीज देखते हैं तो उसमें भी पोलराइट फिल्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की आपको सब कुछ बताने की, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाने की। तो अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स या मैग्नेट, चुंबक या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत, किसी से भी आप रिलेटेड मैराथन चाहिए तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।